हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से राजस्थान जीके का लेक्चर लेके आए हैं आपके बीच में। और राजस्थान जीके में राजस्थान की कला और संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें राजस्थान के दुर्ग अपना टॉपिक चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज दुर्ग का अपना ये तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा और फाइनल लेक्चर होगा दुर्ग का। इसके बाद राजस्थान के दुर्ग अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके अलावा इसमें जो कुछ बचेगा दुर्ग में बताने वाला, वो मैं आपको, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसके पीडीएफ नोट्स भी दूंगा मैं आपको। टेलीग्राम चैनल बना लेंगे एक, उस पर पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जो पीडीएफ नोट्स होगा वो कंप्लीट टॉपिक होने के बाद आपको, जैसे आज के लेक्चर में शायद मैं डाल दूंगा उसका पीडीएफ, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया है, इसमें मैंने आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुर्ग है राजस्थान के, वो करवाए हैं एक बार, मतलब जिनमें बताने वाला थोड़ा ज़्यादा है या जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन दुर्ग तो और भी थोड़े बचते हैं, वो सिर्फ मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको बस सीधा रिवाइज़ कर लेना, एक बार थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। जो बचते हैं वो आज करवा दूँगा अभी आज के लेक्चर में। उसके अलावा जो भी जानकारियाँ होंगी वो सारी की सारी आपको उस नोट्स में मिल जाएंगी। आप नोट्स ज़रूर एक बार देखना, बहुत अच्छे से बनाए हैं। नोट्स से बाहर कुछ नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। वो मैंने 3-4 सोर्स का सहारा लेकर के बनाए हैं, तो उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, लगभग उससे सही हो जाएंगे। और उससे बाहर अगर कुछ रहा तो फिर वो किसी से भी नहीं होगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट अपने दुर्ग स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए हैं 5-6 दुर्ग और हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो करवाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये अपना टॉपिक राजस्थान के दुर्ग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला दुर्ग, जो कि है आमेर। आमेर का किला। आमेर आप जानते हो, आमेर रियासत राजस्थान के मध्यकाल में आमेर रियासत काफ़ी भव्यतापूर्ण रियासत ये। वर्तमान आमेर दुर्ग की यदि बात करें तो ये जयपुर ज़िले में है। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि लोकेशन मैच करने का एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आमेर दुर्ग वर्तमान राजस्थान जयपुर ज़िले में है। इसके अलावा बात करें तो आमेर दुर्ग के निर्माण की, तो आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए, आमेर रियासत के इतिहास में, हम हिस्ट्री में, राजस्थान हिस्ट्री में जब आमेर का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते हैं कि यहाँ के जो कछावा शासक थे कोकिल देव ने आमेर को मीणाओं से छीना था 11वीं शताब्दी में। तो उस समय यहाँ पर दुर्ग तो था, लेकिन बहुत ही मतलब छोटा सा, या कोई ऐसे हम बोले कि कोई विशेष कोई ऐसे दुर्ग जैसी संरचना नहीं थी। बस थोड़े से ही क्षेत्र पर उनका अधिकार था और उसी हिसाब से बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर थी दुर्ग की। कोई ऐसा विशेष कोई दुर्ग देखने को नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि आमेर को जब कोकिल देव ने, इसके निर्माण की बात करें आमेर दुर्ग की, कि कोकिल देव ने इसको, हमें पता है 11वीं शताब्दी में मीणाओं से छीना था। लेकिन इस दुर्ग में हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य इस दुर्ग में जो करवाए वो महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने करवाए। मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए। तो इस कारण से इस दुर्ग का निर्माता हम आमेर के कछावा शासकों में मानसिंह प्रथम को ही मानते हैं। तो आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने, ठीक है। तो ये इसके निर्माण के बारे में हुआ। जयपुर ज़िले में है वर्तमान, आमेर रियासत भी है, सॉरी आमेर तहसील भी है यहाँ की। तो ये हुआ आमेर दुर्ग का निर्माण। इसके बाद एक विशेष फैक्ट है इसके बारे में। आमेर रियासत में आप पढ़ते हो कि आमेर रियासत वालों ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि कर ली थी, वैवाहिक संबंध बनाए थे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आमेर रियासत पहली रियासत थी राजस्थान की जिन्होंने अकबर के साथ संधि कर ली, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस कारण हम देखते हैं कि आमेर में बहुत ज़्यादा मुस्लिम प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब चित्रकला में मैंने आपको ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली बताया था, तो उस समय भी बताया था कि आमेर की चित्रकला पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रभाव पड़ा है, मुग़ल प्रभाव पड़ा है। तो इस कारण जो आमेर का किला है उसमें भी हमें हिंदू मुस्लिम शैलियों का, दुर्ग बनाने की हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। ये राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम शैलियों से, दोनों शैलियों से दुर्ग का निर्माण हुआ है, क्योंकि मुगलों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, वैवाहिक संबंध थे। तो ये पहला दुर्ग है राजस्थान का। इसके अलावा और भी हैं, जैसे बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसमें भी हमें हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध ये इसके लिए ये बात है, ये पहला दुर्ग है, बीकानेर से प्राचीन है। तो हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वित रूप आमेर में देखने को मिलता है। आमेर अपने महलों के कारण प्रसिद्ध है।
आमेर महल जिनको हम बोलते हैं, कछावा शासक जहाँ निवास करते थे, आमेर महल। तो आमेर अपने महलों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जैसे महल हैं जो, जैसे कि शीश महल। तो आमेर दुर्ग में जो शीश महल है वो, राजस्थान के और भी कई दुर्गों में शीश महल है, लेकिन जो आमेर वाला शीश महल है वो सभी में सर्वश्रेष्ठ है। तो आमेर का जो शीश महल है वो सर्वश्रेष्ठ है, अन्य शीश महलों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद जैसे एक यहाँ पर है शीश महल के बाद, जैसे दिलखुश महल। दिलखुश महल, तो ये कुछ विशेष प्रकार के आमेर में महल है। आमेर अपने महलों के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आमेर में जो आमेर के महलों की सुंदरता, इनकी भव्यता को देख करके एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं बिशप हैबर। इन्होंने आमेर के महलों के बारे में एक कथन कहा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिशप हैबर ने बोला कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, क्रेमलिन में, वहाँ पर यूरोप में, इन्होंने जिस प्रकार के महल देखे और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, ये कथन है इनका बस, कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, आमेर के महल इनसे भी बढ़कर हैं, इनसे भी श्रेष्ठ हैं। ये बिशप हैबर का कथन है कि क्रेमलिन और अल ब्रह्मा में जिस प्रकार के महल हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़िया, उनसे भी श्रेष्ठ आमेर के महल हैं। ये आमेर के महलों को देख करके बिशप हैबर ने कहा। ये कथन याद रखिएगा, आमेर अपने महलों के कारण प्रसिद्ध है, तो इन महलों को देख करके बिशप हैबर ने ऐसा कथन कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आमेर के स्थापत्य के बारे में। यहाँ पर और किस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ है, आमेर दुर्ग में और किस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। साके वगैरह तो यहाँ कोई हुए नहीं है, क्योंकि मुगलों के साथ संबंध थे इनके साथ संधि थी, तो कौन इस पर आक्रमण करेगा। तो साके वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर। निर्माण कार्य की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम शैली देखने को मिलती है, तो मुस्लिम शैली में, मुग़ल शैली में जिस प्रकार के निर्माण कार्य होते थे उसी प्रकार के निर्माण कार्य यहाँ भी देखने को मिलते हैं, जिनको बोलते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। ये दोनों क्या है, दिल्ली के लाल किले में ये सब है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो आमेर में भी ये हैं, जयगढ़ में भी है। जहाँ पर मुग़लों का प्रभाव पड़ा वहाँ इस प्रकार की संरचनाएं हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है। दीवाने आम और दीवाने खास क्या होता है, दीवाने आम मतलब ऐसा स्थान दुर्ग में जहाँ पर बैठ कर के राजा महाराजा अपने मंत्रियों और अपने अन्य सभी मतलब राज्य के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ एक सामान्य परिचर्चा करते थे। कोई जनरल मीटिंग करनी है तो दीवाने आम में होती, और यदि कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करनी है, कोई जैसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है, अपने बिल्कुल खास मंत्रियों और खास लोगों के साथ कोई बात करनी है जो कॉन्फिडेंशियल हो, वैसी बात कहाँ होती थी, दीवाने खास में। नाम से पता चल रहा है, आम मतलब जो सामान्य हो और खास मतलब जो कुछ विशेष हो। तो दीवाने आम, दीवाने खास। इसके अलावा यहाँ का मंदिर एक प्रसिद्ध है जो कि जगत शिरोमणि मंदिर। दीवाने आम दीवाने खास क्वेश्चन में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। जगत शिरोमणि मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये मीरा मंदिर भी इसको बोलते हैं। ये मंदिर महाराजा मानसिंह की जो रानी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र की याद में बनवाया था, जगत सिंह की याद में, जो कि अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती ने बनाया था जगत शिरोमणि मंदिर। इसे मीरा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके अलावा मुग़लों का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पर एक है केसर बाग, यहाँ की 12 दरियाँ प्रसिद्ध है। एक है बुखारा गार्डन नाम से एक बगीचा है, बुखारा गार्डन। तो ये कुछ प्रकार के हमें स्थापत्य के यहाँ पर निर्माण कार्य देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है जगत शिरोमणि मंदिर, ये आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा इस दुर्ग का नाम 1707 में जब बहादुर शाह प्रथम मुग़ल बादशाह बने तो उन्होंने इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया, मोमिनाबाद। ये भी एक फैक्ट याद रखना कि मोमिनाबाद राजस्थान के किस दुर्ग का नाम पड़ा था, तो आमेर दुर्ग का।
जिस जिस दुर्ग पर जैसे अन्य किसी विदेशी आक्रांता ने अधिकार किया तो वो नाम तो बदलता ही है। जैसे चित्तौड़गढ़ का भी हमने देखा खिजराबाद कर दिया था, तो इसी प्रकार जालौर का जलालाबाद कर दिया था। वैसे ही 1707 में आमेर के किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया था, मोमिनाबाद। बस फैक्ट है, ये याद रखना। तो ये अपना हुआ आमेर दुर्ग। अब नेक्स्ट हम करते हैं जयपुर का ही एक और इम्पोर्टेंट दुर्ग जिसका नाम है जयगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं जयगढ़। इसकी स्थिति की यदि हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो आमेर का जो अभी हमने देखा उसी के दक्षिण में जयपुर ज़िले में ही आमेर दुर्ग के दक्षिणी हिस्से की पहाड़ियों पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ी का नाम मिलता है चिल का टीला या टोला। ये पहाड़ी का नाम है चिल का टीला, ठीक है। चिल का आमेर के दक्षिण में जयपुर ज़िले में ही चिल का टीला नाम की पहाड़ी पर जयगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इस पहाड़ी का एक और नाम मिलता है ईगल पहाड़ी। चिल का टीला या फिर ईगल पहाड़ी, दो नाम इस पहाड़ी के मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्माण की बात करें तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, इसके बारे में भी विवाद है थोड़ा, विद्वानों में दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। एक तो जो अपनी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, बुक आती है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, उस बुक के अनुसार उस बुक में लिखा हुआ है कि जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो मानसिंह प्रथम ने करवाया, जो कि अभी देखा हमने, जिन्होंने आमेर बनवाया था। मानसिंह प्रथम ने ही जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन जो राजस्थान सरकार की एक पत्रिका आती है, राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा सुजस नाम से जो पत्रिका आती है ना, इस सुजस के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह थे, जयसिंह प्रथम ने, सुजस पत्रिका के अनुसार। तो ये ज़्यादा ऑफिशियल है, वैसे ऑथेंटिक है सुजस पत्रिका वाला। तो आप ये याद रखना कि आमेर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण जयसिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा भी इसी मत को मानते हैं, उनकी पुस्तक में भी यही है, जयसिंह फर्स्ट ने ही आमेर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, जयसिंह फर्स्ट आप याद रखना, ये मत याद रखना मानसिंह फर्स्ट ने आमेर बनवाया था। तो जयसिंह के कारण ही फिर इसका नाम जयगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किसने करवाए? यदि सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य की बात करें, जयगढ़ दुर्ग में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य तो वो करवाए जयसिंह सेकंड ने, जो सवाई जयसिंह हुए। जयगढ़ दुर्ग में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य जयसिंह सेकंड ने करवाए और दुर्ग का निर्माण जयसिंह फर्स्ट ने करवाया, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। है कहाँ पर दुर्ग? जयपुर ज़िले में चिल का टीला नाम की पहाड़ी पर, जिसका एक अन्य नाम भी है ईगल पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जयगढ़ के बारे में। जयगढ़ की हमने स्थिति देखी, इसका निर्माण देखा किसने करवाया। आक्रमण यहाँ भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि मुगलों के साथ इनके भी संबंध थे, तो यहाँ पर भी कौन आक्रमण करेगा। तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करें तो जैसे जयगढ़ में निर्माण कार्य की बात करें तो जयगढ़ में एक तोप है भाई, जय बाण तोप। जयगढ़ किले में एक तोप है जिसका नाम है जय बाण। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्व की सबसे बड़ी तोप होना राजस्थान के जयगढ़ के किले में जय बाण तोप। जय बाण तोप अपनी कैटेगरी की, मतलब जो पहियों पर खड़ी है, ये पहियों पर टिकी हुई है, तो पहियों पर खड़ी होने वाली विश्व की सबसे बड़ी तोप है ये, पहियों पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जयसिंह सेकंड ने 1720 में इसका निर्माण करवाया था, ये बनवाया था। जयगढ़ के दुर्ग में इसका निर्माण हुआ था। जयगढ़ में हमें तोप डालने का कारखाना देखने को मिलता है, जयगढ़ में तोप डालने का भी कारखाना था। संपूर्ण भारत में यही था तोप डालने का कारखाना, अर्थात तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ दुर्ग में था, तोप बनाने का कारखाना। इसी कारखाने में जय बाण तोप का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में। तो ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का जो गोला है वो 1 क्विंटल वजन का होता है, 1 क्विंटल वजन का इसमें गोला डलता था 100 किलोग्राम का। और इसकी जो नाल है
जो नली होती है इसकी, जिसमें से गोला फेंका जाता है या जिसमें बारूद भरा जाता है, उसका वज़न मिलता है 50 टन। 50 टन का इसकी नाल थी, 50 टन की है अभी भी ये तोप जयगढ़ में। और जो गोला है वो 1 क्विंटल वज़न का था। तो कहते हैं कि इस तोप को एक ही बार बस चलाया गया, उसके बाद कभी नहीं चलाया। एक ही बार इस तोप को काम में लिया, इसको चलाया, तो जो इसकी जो मारक क्षमता है, तोप की जो मारक क्षमता होती है कि गोला कितनी दूर जा कर के गिरेगा, तो वो बताते हैं 22 मील है। 22 मील इस तोप की मारक क्षमता है। 22 मील अर्थात लगभग 35-36 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर में बात करें तो। मतलब इस तोप से गोला चलाएंगे तो 35 किलोमीटर दूर जा कर के गोला गिरेगा। और एक ही बार इसको चलाया, तो जब चलाया तो जहाँ पर गोला जा कर के गिरा वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा हो गया, और बाद में उसमें बारिश वगैरह का पानी डलने से क्या हो गया, तालाब बन गया वो। तो वर्तमान में जयपुर में जो गोलेराव तालाब है, वो बताते हैं कि इसी तोप के चलने से बना था। उसका नाम भी फिर इस गोला चलने से तालाब बना, तो उसका नाम क्या हो गया, गोलेराव। ये भी एक बात सुनने को मिलती है। जो गोलेराव तालाब है जयपुर में, वो बोलते हैं कि इसी तोप का गोला चलने के कारण खड्डा होने से बना था। तो ये हमने देखी जय बाण तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयगढ़ दुर्ग में जयपुर में स्थित। और यहाँ पर किस प्रकार के निर्माण कार्य देखने को मिलते हैं जयगढ़ में हम बात करें तो, एक है सुभट निवास, एक है खिलबत निवास। सुभट निवास में क्या होता था, यहाँ पर होता था दीवाने आम। अभी हमने बात की थी, दिल्ली के लाल किले में है, आमेर में भी है, और यहाँ जयगढ़ में भी है। और खिलबत निवास में होता था दीवाने खास। ठीक है, ये 2 महल हैं, सुभट निवास और खिलबत निवास। सुभट निवास में दीवाने आम होता था और खिलबत निवास में दीवाने खास होता था। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने बात की, तोप बनाने का कारखाना भी था, तोप बनाने का कारखाना। जलापूर्ति के लिए जो जलाशय होते हैं बड़े बड़े, जिसमें हम एक नाम सुनते हैं टांका, तो जयगढ़ दुर्ग अपने टांकों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टांके हैं जो जिसमें पानी रखा जाता है, जल संसाधन है टांके। मतलब एक बहुत बड़ा ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड होता है, जैसे बहुत बड़ा कुंड, उसको ऊपर से ढका हुआ होता है, उसमें बस एक गेट होता है उसका, बहुत ज़्यादा पानी आता है, काफ़ी विशाल बड़े आकार का होता है टांका। तो टांकों के कारण ये प्रसिद्ध है। तो आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय जयगढ़ दुर्ग के गुप्त खजाने की भी खोज की गई थी, खुदाई हुई थी। यहाँ पर बताते हैं कि जो आमेर के शासकों का, कछावा शासकों का जो खजाना था, वो जयगढ़ दुर्ग में किसी टांके के नीचे, जयगढ़ दुर्ग के किसी टांके के नीचे एक कमरे बने हुए थे, वहाँ पर सारा का सारा खजाना, यहाँ इसका आमेर के शासकों का खजाना वहाँ पर छिपाया हुआ था, गुप्त खजाना था। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जब ये बात सामने आई, तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई, खोज करवाई उसकी। और वैसे तो ऑफिशियली तो ये कहते हैं कि कोई खजाना वजाना नहीं मिला था, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि खजाना मिल गया था और उसको फिर ट्रकों से भर के जयपुर से बाहर ले गए थे। इंदिरा गांधी उसको ट्रकों से भर के जयपुर से बाहर ले गई थी, बस ये सुनने को मिलता है। ऑफिशियली तो यही कहा गया था कि कोई खजाना यहाँ पर नहीं मिला। तो ये काफ़ी रहस्यमय दुर्ग है, वैसे काफ़ी गुप्त रास्ते हैं इसके। एक गुप्त रास्तों में यदि हम बात करें तो इसकी एक सुरंग भी है जो इसको आमेर से जोड़ती है। मैंने बताया ना कि आमेर के ही दक्षिणी भाग में पहाड़ी पर स्थित है। आमेर और जयगढ़ को जोड़ने वाली यहाँ पर एक सुरंग है, अर्थात जयगढ़ को एक सुरंग के द्वारा आमेर से जोड़ा गया है। आमेर प्राचीन किला था, उसके बाद में जयगढ़ बनाया यहाँ के राजा महाराजाओं ने। जय सिंह फर्स्ट ने जयगढ़ उसके बाद में बनवाया। तो जयगढ़ बनाने के बाद उसको आमेर से जोड़ दिया। जोड़ा क्यों? अपने बचाव के लिए, कि यदि कभी आमेर पर आक्रमण हो जाए तो वो सुरंग के माध्यम से जयगढ़ जा सके। ठीक है, तो जयगढ़ को हम एक प्रकार से आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली बोल सकते हैं। जैसे हमने अन्य दुर्गों में भी देखा था कि मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी हमने कुंभलगढ़ को देखा, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी हमने सिवाना को देखा। उसी प्रकार आमेर के कछावा शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली बात की जाए तो जयगढ़ हो जाएगा, क्योंकि आमेर से एक सुरंग के द्वारा, अंडरग्राउंड सुरंग के द्वारा जयगढ़ से आमेर को जोड़ा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आमेर की संकटकालीन राजधानी या शासकों की शरण स्थली क्या होगा? जयगढ़ होगा। ठीक है, टांके भी है यहाँ पर। ये कुछ निर्माण कार्य देखे हमने, सुभट निवास, खिलबत निवास और तोप बनाने का कारखाना। तो ये हुआ अपना जयगढ़ दुर्ग भी कंप्लीट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे दुर्ग की आज का, जो कि है गागरोन। आमेर और जयगढ़ हमने जो जयपुर के दुर्ग देखे, इसके अलावा जयपुर में नाहरगढ़ भी है, जिसे सुदर्शनगढ़ बोलते हैं, जहाँ पर 9 एक जैसे महल देखने को मिलते हैं। तो सामान्य बातें हैं, वो सामान्य दुर्ग है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़े दुर्ग है, उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना है गागरोन। गागरोन की बात करें तो गागरोन की स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये, तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू 2 नदियां मिलती है। स्थान का नाम है सामेलजी। सामेलजी नामक स्थान पर काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। उसी के निकट राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्तमान झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। ये इसकी हमने स्थिति की बात की। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, काली सिंध और आहू नदियों का संगम, सामेलजी, और जिला अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो झालावाड़, ठीक है। जिला भी याद रखना है, झालावाड़ जिले में है गागरोन दुर्ग। इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण जो है वो परमार शासकों ने करवाया था, जिनको डोड भी बोलते हैं, डोड, या फिर एग्जैक्ट कोई टाइम पीरियड नहीं मिलता है, लेकिन करवाया किसने था, डोड परमार शासकों ने, ठीक है। डोड परमार शासकों ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद एक साहित्यिक ग्रंथ है चौहानों से संबंधित, जिसका नाम है चौहान कुल कल्पद्रुम। ये एक चौहानों का इतिहास बताता है, चौहानों का साहित्यिक ग्रंथ है चौहान कुल कल्पद्रुम। इसके अनुसार 12वीं शताब्दी में एक हुए देवन राव खिंची, देवन सिंह। 12वीं शताब्दी में देवन सिंह खिंची ने इस दुर्ग को परमार शासकों से प्राप्त कर लिया। परमार शासक यहाँ पर थे उस समय बीजल देव। तो इस बीजल देव को मार करके 12वीं शताब्दी में देवन सिंह खिंची ने इसको गागरोन दुर्ग को, जो परमार शासकों द्वारा बनाया गया था, इसको प्राप्त कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया, और फिर इसका नाम हो गया गागरोन। इसका नाम फिर गागरोन रख दिया। तो देवन सिंह खिंची ने इसका नाम गागरोन रखा। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, क्योंकि ये डोड शासकों ने बनाया था, तो इसका प्रारंभ में नाम था डोडगढ़ या फिर धुलरगढ़, ठीक है। ये इसके प्राचीन नाम मिलते हैं, डोड शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब देवन सिंह खिंची ने इस पर अधिकार कर लिया, उसके बाद खिंची राजपूतों का ये क्षेत्राधिकार रहा गागरोन का दुर्ग, तो इन्होंने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, फिर गागरोन कर दिया। तो ये इसकी हमने स्थिति और निर्माण के बारे में देखा। नेक्स्ट गागरोन के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर दो साके भी हुए हैं। आमेर और जयगढ़ में हमने साके नहीं देखे, लेकिन गागरोन में 2 साके हुए हैं। गागरोन के साकों की यदि बात करें तो साका वही केसरिया और जौहर, मैंने आपको बताया। जब राजपूत योद्धा केसरिया करते, रणभूमि में अपने मातृभूमि की रक्षार्थ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते, उसे बोलते केसरिया होना, ठीक है। और उनकी महिलाएं, उनकी रानियां, स्त्रियां अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे स्वयं, तो वो होता है जौहर। दोनों जहाँ पर होते हैं उसे बोलते हैं साका। तो ये हम देखते हैं साके, यहाँ पर 2 साके हुए। यहाँ का जो पहला साका हुआ वो हुआ 1423 ईस्वी में। शासक यहाँ पर थे अचलदास खिंची। ये अचलदास खिंची गागरोन के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं, ठीक है। गागरोन के शासकों में कोई बड़ा नाम यदि देखने को मिलता है वो तो इन्हीं का है, अचलदास खिंची। इनके समय में पहला साका हुआ गागरोन का 1423 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी इस समय था मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। इनकी रानी उमादे ने जौहर किया था। तो आक्रमणकारी था मांडू का सुल्तान होशंग शाह। 1423 ईस्वी की बात है। शासक यहाँ पर थे अचलदास खिंची। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा साका इसका।
दूसरे साके की बात करें तो दूसरा साका हुआ 1444 ईस्वी में, 1444 1444 ईस्वी में दूसरा साका हुआ गागरोन का। शासक इस समय थे पालनसी। पालनसी इस समय शासक थे और आक्रमण किया था गागरोन के दूसरे साके के समय यहाँ पर मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था गागरोन के दूसरे साके के समय। शासक यहाँ पर थे पालनसी। ठीक है, तो ये हुए गागरोन के दोनों साके। इसके बाद नेक्स्ट एक दो और बातें करते हैं गागरोन के बारे में। अकबर ने, मुग़ल बादशाह अकबर ने ये दुर्ग दिया था भाई। अकबर के समय जब मुग़ल बादशाह अकबर थे, केंद्र सत्ता मुग़लों की थी, तो उस समय अकबर ने ये दुर्ग बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को ये दुर्ग सौंप दिया और इन्होंने कहा, ये दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया। तो ये क्या, इनके बारे में आप जानते हो कि ये कवि थे, कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। तो इन्होंने यहीं पर जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, राजस्थानी का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है एक, वेली किशन रुक्मणीरी, पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। वेली किशन रुक्मणीरी इन्होंने बताते हैं कि यहीं पर लिखी थी गागरोन के ही दुर्ग में, वेली किशन रुक्मणीरी। तो पृथ्वीराज राठौड़ की ये क्रमस्थली रहा है गागरोन का दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा संत पीपा, राजस्थान के संत संप्रदाय में हम पढ़ते हैं संत पीपा के बारे में, तो संत पीपा की भी एक कर्मस्थली रहा है। तो यहीं पर है संत पीपा की छतरी। एक सूफी संत है जिनका नाम है मीठे साहब। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह यहाँ पर है। संत पीपा की छतरी देखी हमने, पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं पर वेली किशन रुक्मणीरी लिखी। तो ये कुछ एक और बातें हैं इसके बारे में। तो ये अपना हुआ गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग है ये। गागरोन दुर्ग की जो श्रेणी है वो जल दुर्ग है और सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन सही आंसर होगा। गागरोन सबसे बढ़िया जल दुर्ग है राजस्थान का। वैसे और भी जल दुर्ग है, जैसे भैंसरोडगढ़, ये भी एक जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ तो धानवन को छोड़ के बाकी सभी कुछ चित्तौड़गढ़ में विशेषताएं हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की यदि बात करें तो वो है गागरोन का किला। ये हुआ अपना गागरोन। नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर का एक किला, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर। ठीक है, तो है कहाँ पर ये? अजमेर में है, अरावली की पहाड़ी पर है। गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अरावली की पहाड़ी जिस पर ये बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम तारागढ़ है। तो इस कारण ये दुर्ग भी क्या कहलाता है? तारागढ़ कहलाता है। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, लेकिन वो तारे जैसी, स्टार जैसी आकृति होने के कारण तारागढ़ कहलाता है। लेकिन अजमेर वाला तारागढ़ पहाड़ी के कारण तारागढ़ कहलाता है। और उस पहाड़ी का नाम तारागढ़ कैसे पड़ा वो भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अजमेर ज़िले में इसकी स्थिति है, अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का उदाहरण है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका बताते हैं कि अजयपाल, जो चौहान शासक हुए अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम मिलते हैं, जैसे एक इसका नाम मिलता है गढ़ बीठली, और तारागढ़ तो इसका नाम है ही। बिशप हैबर, जिनकी अभी हमने बात की, उन्होंने इसे बोला है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हैबर ने बोला है। तो ये कुछ और इसके अन्य नाम मिलते हैं। गढ़ बीठली इसको क्यों बोलते हैं? तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है बीठली। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम बीठली है। तो इस कारण से बीठली पहाड़ी पर किला बना हुआ है, तो इस किले को क्या बोलते हैं? गढ़ बीठली। एक और इसके बारे में मत मिलता है कि शाहजहां के समय यहाँ का जो दुर्गाध्यक्ष था, शाहजहां के समय ये दुर्ग किसके अधीन था, किसके नियंत्रण में था ये दुर्ग? तो शाहजहां के समय बोलते हैं कि यहाँ पर एक विठलदास गौड़ था। विठलदास गौड़ नाम के व्यक्ति के अधीन था ये दुर्ग शाहजहां के समय। तो इस विठल के कारण इसे बीठली बोलते हैं। विठल से अपभ्रंश होकर के बीठली बना और ये फिर क्या हो गया? गढ़ बीठली। ये भी एक मत मिलता है।
तो ये हमने गढ़ बीठली के बारे में दो मत देखे। पहला कि बीठली नाम की पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीठली, और एक विठल दास गौड़ वाली बात। तारागढ़ का क्या लॉजिक है कि जो तारागढ़ गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर जो मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया थे, मेवाड़ के थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार जिसको बोलते हैं, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ पर कुछ महल वगैरह बनवाए। इस दुर्ग में काफ़ी महलों का निर्माण करवाया, काफ़ी निर्माण कार्य करवाए। तो पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए गए। तो उस निर्माण कार्य करवाने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। तारागढ़ का एक लॉजिक ये मिलता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी, अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। तो उस पहाड़ी का नाम भी तारागढ़ हो गया और इस दुर्ग का नाम भी तारागढ़ हो गया। ये तारागढ़ के बारे में मिलता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर हम पढ़ते हैं यूरोप में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं जिब्राल्टर की संधि। तो जिब्राल्टर के मतलब जिब्राल्टर किसने बोला? बिशप हैबर ने। बिशप हैबर ने जिब्राल्टर से इसकी तुलना की है। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम देखे हमने तारागढ़, दुर्ग, अजमेर के। एक दो और इसके बारे में कथन मिलते हैं। एक विद्वान है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ये इस दुर्ग के बारे में दो बातें बोलते हैं। पहली कि ये भारत का प्राचीनतम, संपूर्ण भारत का प्राचीनतम या पहला गिरी दुर्ग है। ये कहते हैं कि ये भारत का पहला प्राचीनतम गिरी दुर्ग है, पहला या प्राचीनतम। और दूसरा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा आक्रमण राजस्थान के सभी किलों में सबसे ज़्यादा आक्रमण किसी पर हुए हैं तो वो है ये तारागढ़। ठीक है, हरविलास शारदा इसके बारे में बोलते हैं कि राजस्थान के सभी किलों में सबसे ज़्यादा आक्रमण इस तारागढ़ पर हुए हैं, इसी दुर्ग पर हुए हैं। ये दो बातें हरविलास शारदा कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे स्थानीय आक्रमण कहते हैं ये, वैसे विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए हैं भटनेर पर। ये सामान्य प्रश्न है वैसे। तारागढ़ के बारे में और एक दो कुछ फैक्ट, जैसे तारागढ़ में हमें देखने को मिलता है मुस्लिम संत हैं मीरान साहब। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ में है। इसके अलावा घोड़े की मज़ार है। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर निर्माण कार्य में, मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मज़ार। अब तारागढ़ के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर बुर्ज हैं। बुर्ज जो होते हैं दीवार के सहारे बनाई जाती हैं ऊंची ऊंची बुर्जें। तो 14 बुर्ज है यहाँ पर, 14 बड़ी बड़ी विशाल बुर्ज है। इनके नाम याद रखने हैं भाई, 14 के। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 4-5 बुर्जों के नाम दे दिए थे 14 में से और पूछा था कि ये क्या है। तो ऑप्शन थे तारागढ़ की बुर्जों के नाम है, राजस्थान के लोकगीतों के नाम हैं, या क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 2013 में। तो इन बुर्जों के आपको नाम याद रखना है। 14 विशाल बुर्ज कौन कौन सी है। बुर्ज समझ गए ना आप, बुर्ज क्या होता है। तो 14 विशाल बुर्जों के नाम मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लेना। घूंघट, गूदड़ी, फुटी, नकारची, आर पार का फत्ता, ठीक है, इब्राहिम शहीद, श्रृंगार चंवरी। ये इसकी 14 बुर्जों के नाम है, याद रखना आप। श्रृंगार चंवरी, जानू नायक, इमली, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, खिड़की, पीपली, बांद्रा, दोराई। कितना हो गया? 4, 4, 8, 10, 13। एक और रह गया नाम, फतेह।
तो ये इसकी 14 बुर्जों के नाम है, तारागढ़ की 14 विशाल बुर्जों के नाम। ठीक है, देखिए हमने घूंघट, गुदड़ी, फूटी, नकारची, आर पार का फत्ता, इब्राहिम शहीद, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। श्रृंगार, चंवरी, जानू नायक, इमली, खिड़की, पीपली, बांद्रा, दोराई और फतेह, ये बुर्ज हैं। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, फिर से भी आ सकता है। तो ये हमने देखा अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग। सोचिए कौन सा है जिसको कोई नहीं जीत सका। भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग जिसको कोई भी नहीं जीत सका, यहाँ तक कि बोलते हैं कि अहमद शाह अब्दाली भी उसे नहीं जीत सका, अंग्रेज़ों का जनरल लेक भी उसे नहीं जीत सका। जाटों का दुर्ग, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित लोहागढ़। तो लोहागढ़ की बात करते हैं नेक्स्ट। लोहागढ़ लोकेशन भरतपुर। ये ज़मीनी दुर्ग है। ज़मीनी दुर्ग अर्थात जो ज़मीन पर ही बने हो, किसी पहाड़ी पर या कोई बहुत ऐसे दुर्गम रास्तों पर नहीं बने हैं। ज़मीनी दुर्ग में ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज़मीनी दुर्ग बोलते हैं इसे। और वैसे ये दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है, तो पारीख श्रेणी का ये दुर्ग है भाई। पारीख अर्थात जिसके चारों ओर, खे अर्थात खाई हो, बताया था आपको शुरू में। पारीख अर्थात जिसके चारों ओर खाई हो, काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी खाई है इसके चारों ओर। उस खाई में पानी भरा रहता है। और पानी कहाँ से आता है उसमें जो मोती झील है भरतपुर में, उस मोती झील से पानी लाया जाता था। उसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर बनाई थी एक, सुजान गंगा नहर से इस दुर्ग के चारों ओर की खाई में पानी आता है। ठीक है, तो खाई है इसके चारों ओर। पारीख श्रेणी का ये दुर्ग है। दुर्ग का निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने, जिनको जाटों का प्लेटो या अफलातून बोला जाता है। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, लोहागढ़ दुर्ग का। ठीक है, कभी इसको कोई जीत नहीं सका, इस कारण से इसको बोलते हैं लोहागढ़। ठीक है, महाराजा सूरजमल ने 1733 में इसका निर्माण करवाया। पारीख श्रेणी का दुर्ग है, जमीनी दुर्गों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। एक दो और बातें करते हैं इसके बारे में। लोहागढ़ बता दिया मैंने, इसको निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। पारीख श्रेणी का है, चारों ओर खाई है। और यहाँ पर जब 1805 में, जनवरी 1805 से लगा करके अप्रैल 1805 तक 4-5 महीने तक लगातार जनरल लेक ने इस पर 5 बार आक्रमण किया था। क्यों किया था, क्या आक्रमण की परिस्थितियां बनी थी, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन जनरल लेक ने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया था। इन्होंने, होलकर थे एक जो, जिनको शरण दे दी थी यहाँ के राजा रणजीत सिंह ने, तो अंग्रेज़ उसके पीछे पड़े हुए थे। तो इस कारण से जनरल लेक ने इस पर आक्रमण किया। जनवरी 1805 से लगा करके अप्रैल 1805 तक 4-5 महीनों में 5 बार इस पर आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण करने के बाद भी ये असफल रहे, एक भी बार इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, इसका दरवाज़ा नहीं तोड़ पाए, क्योंकि ये दुर्ग जो है ये दोहरी प्राचीर युक्त है। दोहरी प्राचीर युक्त दुर्ग है ये। ऐसा इतना मजबूत दुर्ग है कि इसकी जो प्राचीर है, जो चारों ओर की दीवारें हैं, वो डबल है। डबल कैसे हैं कि सबसे पहले तो जैसे ये दुर्ग बना हुआ है, उसका एक तो सामान्य प्रकोटा है ही, जो बड़ा प्रकोटा होता है दुर्ग का, ईंट पत्थर से बना हुआ काफ़ी विशाल प्रकोटा, ऊंची ऊंची दीवारों युक्त प्रकोटा है। उसके बाद लगभग 100 फीट चौड़ी खाई है, पूरी की पूरी खाई है। और उस खाई के बाद एक मिट्टी का प्रकोटा है। तो वो मिट्टी का प्रकोटा, इतनी ज़्यादा मिट्टी जमा की हुई है वहाँ पर, मिट्टी का प्रकोटा होने के कारण ये बिल्कुल दुर्भेद्य दुर्ग है, अजेय दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है। इसको कोई भी भेद नहीं सका। जनरल लेक ने इतने तोप के गोले चलाए इस पर 4-5 महीनों तक, लेकिन कभी भी वो तोप के गोले इसकी प्राचीर को तोड़ नहीं सके, क्योंकि मिट्टी की प्राचीर होने के कारण, बाहर वाली प्राचीर मिट्टी की है, तो मिट्टी की प्राचीर में वो गोले वहीं पर धंस जाते, कोई वो तोड़फोड़ नहीं कर पाए, असर नहीं कर पाए। तो इस कारण से दोहरी प्राचीर युक्त ये दुर्ग है। मिट्टी की प्राचीर है इसकी बाहर वाली, उसको जनरल लेक तोड़ नहीं पाया। ठीक है, ये इसकी दोहरी प्राचीर की बात हुई। एक यहाँ पर विशेष प्रकार का दरवाज़ा है जो इसकी उत्तर दिशा में है। इसका उत्तरी दरवाज़ा क्या कहलाता है, अष्टधातु दरवाज़ा कहलाता है।
लोहागढ़ का उत्तरी दरवाज़ा कहलाता है अष्टधातु दरवाज़ा। अष्टधातु दरवाज़ा अर्थात जो 8 धातुओं से बना हो, ठीक है। ये यहाँ के जो महाराजा जवाहर सिंह थे, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह, इसको 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से लूट करके लाए थे। जवाहर सिंह 1765 में इसको दिल्ली के लाल किले से लूट करके लाए। और कहते हैं कि दिल्ली के लाल किले में ये कहाँ से आया, तो कहते हैं कि ये मूल रूप से अष्टधातु दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ में था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी इस अष्टधातु दरवाजे को चित्तौड़गढ़ से उठा करके और दिल्ली ले गया। और दिल्ली से फिर ये 1765 में जवाहर सिंह तो वापस ले ही आए। तो वर्तमान में ये अष्टधातु दरवाज़ा भरतपुर के किले का उत्तरी दरवाज़ा है, ठीक है। भरतपुर का किला अपनी बुर्जों के कारण भी प्रसिद्ध है। बुर्ज यहाँ पर भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ की भी बुर्ज। 2 बुर्ज जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनका नाम याद रखना। एक इन्हीं के नाम पर, जब इन्होंने दिल्ली को लूटा, दिल्ली पर जीत प्राप्त की, तो महाराजा जवाहर सिंह के नाम पर इसका नाम है जवाहर बुर्ज, और एक राजा फतेह सिंह के नाम पर फतेह बुर्ज। बाकी सिन और भी कुछ छोटी छोटी बुर्जें हैं। सिनसिनवार यहाँ के जाटों का ये गोत्र है, इस कारण उस बुर्ज का नाम है सिन। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण बुर्ज है, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। बाकी वाली भी आप नोट्स में मिल जाएंगी, पढ़ लेना, देख लेना। ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग, भाटियों का दुर्ग जैसलमेर। वर्तमान स्थिति, तो जैसलमेर ज़िले में त्रिकूट पहाड़ी पर, ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बताया था, त्रिकूट पहाड़ी पर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर का किला है तो जैसलमेर में ही होगा। निर्माण इसका 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा करवाया गया, ठीक है। प्राचीन नगर यहाँ पर वल नाम से था, लेकिन राव जैसल ने जब दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम जैसलमेर पड़ा, तो उस नगर का नाम भी क्या हो गया, जैसलमेर। मांड जाति का निवास स्थान होने के कारण इसको मांड क्षेत्र भी बोलते थे, ठीक है। 1155 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया। दुर्ग की पहाड़ी पर स्थित है, ये एक छोटी पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी, तो इस कारण इसे त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण एक अन्य नाम भी इसका मिलता है, त्रिकूटगढ़। त्रिकूटगढ़ भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बुर्ज अगर किसी किले में है तो बुर्जों की हमने आज बात की काफ़ी। अभी लोहागढ़ में हमने 2 बुर्ज देखी काफ़ी महत्वपूर्ण, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। उससे पहले हमने अन्य भी दुर्गों में बुर्ज देखी, लेकिन जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बुर्ज है। यहाँ पर बताते हैं 99 बुर्ज है चारों ओर, इसके परकोटे में 99 बुर्ज है। बुर्ज क्या होता है कि जैसलमेर का आप फोटो देखना नेट से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बुर्ज क्या होता है। जैसे ये ऐसे दीवार चल रही है तो उस दीवार में ऐसे यूँ गोल एक संरचना आ जाएगी काफ़ी बड़ी, फिर ऐसे समतल दीवार, फिर एक गोल संरचना, उस संरचना को बुर्ज बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी बुर्ज हैं। इसको आप बाहर से इसकी कोई भी फ़ोटो देखोगे ना तो ये काफ़ी बुर्ज है। इसमें 99 बुर्जों वाला किला बोलते हैं, 99 बुर्ज वाला किला, 99 इसमें बुर्ज है। त्रिकूटगढ़ बोलते हैं, 99 बुर्ज वाला किला बोलते हैं। एक और ये, अच्छा, ये राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी है। चित्तौड़गढ़ में हमने बात की थी कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और एकमात्र किला है जहाँ पर जनसंख्या भी रहती है, लिविंग फोर्ट है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के बाद एक और दुर्ग है ये जैसलमेर का, जिसमें भी जनसंख्या निवास करती है, सामान्य आमजन निवास करते हैं। तो ये भी राजस्थान का लिविंग फोर्ट है, लेकिन बड़ा कौन सा है, मुख्य कौन सा है, चित्तौड़गढ़ ही है राजस्थान का लिविंग फोर्ट। ये भी याद रखना, अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में ना हो, पूछा जाए कि राजस्थान का लिविंग फोर्ट कौन सा है तो कौन सा होगा, जैसलमेर, ठीक है। ये इसके कुछ अन्य नाम देखे, लिविंग फोर्ट भी है ये, त्रिकूटगढ़ इसका नाम है। 99 बुर्ज वाला किला, 1155 ईस्वी में राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। इसके आगे और जैसलमेर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं अभी, हमने देखे अभी तक कहीं कहीं पर, जैसे रणथंभौर, जालौर, सिवाना 1 साका हुआ, कागरोन में 2 साके हुए, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके क्या होता है कि 2 तो पूरे साके हुए, केसरिया और जौहर सभी कुछ हुआ, लेकिन जो तीसरा साका हुआ उस समय पूरा साका नहीं हुआ, सिर्फ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। तो जौहर नहीं होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, वो अर्ध साका कहलाता है। फिर सिर्फ केसरिया हुआ इसीलिए उसे
अर्ध साके की संज्ञा दे दी गई और फिर ये क्या हो गए, 2.5 साके हो गए। ठीक है, देखते हैं उसकी स्टोरी भी। तो पहला जो साका हुआ यहाँ पर 1313 में, 1313 में यहाँ पर पहला साका हुआ। उस समय यहाँ के शासक थे, बाटी शासक थे, मूलराज प्रथम। आक्रमणकारी कौन था? वही जिसने राजस्थान में सबसे ज़्यादा साके करवाए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कितने साके करवाए। सबसे पहले 1301 रणथंभौर, राजस्थान का पहला साका, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाड़ा, 1311 जालौर और 1313 जैसलमेर। क्रम से ही करवा दिए, 5 साके हुए इसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो जैसलमेर का पहला साका 1313 में, मूलराज प्रथम शासक थे, भाटी राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी। दूसरा साका 1359 में, शासक थे राव दूदा और आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आक्रमणकारी था 1359 में। तीसरा साका, तीसरा अर्ध साका, ये अर्ध साका हुआ इस समय यहाँ के शासक थे जैसलमेर के। तीसरा अर्ध साका इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हो सका। जौहर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के राजपूत योद्धा वीरगति को तो प्राप्त हो गए थे, शहीद तो हो गए थे, वीरगति को तो प्राप्त हो गए, लेकिन युद्ध भी जीत गए। राव लूणकरण के समय ये साका हुआ। तो राव लूणकरण जो थे वो स्वयं तो उन्होंने केसरिया कर लिया, लेकिन जो राव लूणकरण थे उनकी सेना, उनका ये दुर्ग, ये युद्ध भी जीत गया था उस समय। तो युद्ध जीतने के कारण फिर इनकी रानियों को, महिलाओं को जौहर नहीं करना पड़ा। तो ये सिर्फ केसरिया हुआ, इस कारण से क्या कहलाया, अर्ध साका। तीसरा अर्ध साका ये हुआ राव लूणकरण, यहाँ के शासक थे और आक्रमणकारी था अमीर अली, मुस्लिम आक्रांता अमीर अली ने आक्रमण किया, राव लूणकरण ने केसरिया किया। लेकिन युद्ध जीतने के कारण जैसलमेर की महिलाओं ने, रानियों ने, स्त्रियों ने साका जौहर नहीं किया, इसलिए अर्ध साका कहलाया। तो ये हमने देखे जैसलमेर के 2.5 साके। इसके अलावा जैसलमेर के बारे में एक कहावत मिलती है कि ये दानवन दुर्ग है। श्रेणी की बात करें तो दानवन श्रेणी का है, क्योंकि रेगिस्तान है चारों ओर, मरुस्थली क्षेत्र है, इस कारण ये राजस्थान का दानवन दुर्ग है। और दानवन दुर्ग होने के कारण, चारों ओर विशाल रेगिस्तान होने के कारण बोलते हैं कि यदि आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो कहावत मिलती है कि जैसलमेर तक पहुंचने के लिए आपको किस प्रकार का होना चाहिए। तो बोलते हैं कि पत्थर के पैर होने चाहिए। कहावत है ये, एक पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा। अगर ऐसी विशेषता हो तो ही आप जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। इतना दुर्गम, इतना मुश्किल इसका रास्ता है, रेगिस्तान, विशाल रेगिस्तान होने के कारण। पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ का घोड़ा होने पर आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। तो ये थी जैसलमेर दुर्ग की बातें। हमने आज काफ़ी दुर्ग किए, जैसे जयपुर का आमेर, जयगढ़, ये दोनों किए। उसके बाद गागरोन, अजमेर का तारागढ़, भरतपुर का लोहागढ़ और ये जैसलमेर दुर्ग। 6 दुर्ग आज हमने किए। इससे पहले 5-6 और करवाए मैंने आपको 2 वीडियो में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े दुर्ग हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप ये आपने क्लियर किए होंगे, सारे आपको समझ में आए होंगे। तो अपना राजस्थान के दुर्ग टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नोट्स में बस थोड़ा सा और संशोधन बाकी है। उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करके और PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में आपको बहुत अच्छा मैटर दिया गया है, वो आप ज़रूर पढ़ना एक बार, ठीक है। नोट्स वाले मैटर ज़रूर पढ़ना, उसी को मैंने यहाँ समझाया है, वही लिखा है। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। हमारा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।